हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 समाजशास्त्र का मॉडल पेपर को पढ़ेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में हम क्लास 12 समाजशास्त्र का मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा अनुक्रमांक रोल नंबर और यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। उसके बाद देखिए, हमारा समय होता है 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100, यानी 100 नंबर का हमारा पेपर होता है समाजशास्त्र का। अब देखिए, नोट में क्या दिया हुआ है। देखिए, कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो शुरुआत का 15 मिनट है उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है, पेपर को पढ़ना है। अब देखिए, हमें निर्देश दिया है। क्या पहला निर्देश देखिए क्या दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी सभी प्रश्नों का हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। अब देखिए दूसरा निर्देश क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय हैं। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघुत्तरीय हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग से 25 शब्द में देना है। 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है, उसके बाद 11 से 20 तक क्या है, अति लघुत्तरीय है, जिनका उत्तर 25 शब्द में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय है, जिसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना होगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए, खंड का हमारा आ गया। तो खंड का में हमारा क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी जो उत्तर सही है उसको अपनी कॉपी में लिखना होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए क्या है, कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो ए है स्पेंसर, बी है बेबर, सी है माल्थस और डी है सोरोकिन। तो देखिए, जो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है वो माल्थस ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। जो रेड कलर का है वही हमारा आंसर है। दूसरा देखिए क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो ए ऑप्शन है 1828 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1827 ईस्वी और सी ऑप्शन है 1828 ईस्वी और फिर डी ऑप्शन है 1829 ईस्वी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है, कह रहा है कि चिपको आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया था। तो ए ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, बी ऑप्शन है मेघा पाटकर, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है अमृता देवी। तो चिपको आंदोलन का शुरुआत जो था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ग्राम नगरीय शहर की अवधारणा क्या है। तो ए ऑप्शन है केवल ग्राम्यता, बी ऑप्शन है केवल नगरीयता, सी ऑप्शन है ग्राम्यता एवं नगरीयता का संयोजन और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कह रहा है कि ग्राम नगरीय शहर की अवधारणा क्या है। तो देखिए, जो ग्राम नगरीय शहर की जो अवधारणा है वो ग्राम्यता भी है, नगरीयता भी, यानी गांव भी है और शहर के भी लोग, मतलब कि गांव का भी जैसे भी लोग रहते हैं और शहर के लोग जैसे भी लोग रहते हैं गांव में। तो यहाँ पे होगा ग्राम्यता एवं नगरीयता का संयोजन, दोनों का मिला जुला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि आधुनिकीकरण के परिणाम हैं। ए ऑप्शन है नगरीकरण, बी ऑप्शन है नए वर्गों का उदय, सी ऑप्शन है श्रम का विभाजन और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आधुनिकीकरण के जो परिणाम हैं वो नगरीकरण भी है, नए वर्गों का उदय भी है और श्रम का विभाजन भी है। तो यहाँ पे हमारा उपयुक्त सही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में क्या ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। तो ए ऑप्शन है एक रूपता, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है प्राथमिक संबंध और डी ऑप्शन है गतिशीलता। तो जो इन सब में से जो ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है वो गतिशीलता। ये ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है, क्योंकि
गांव में सब एकरूपता भी होता है, एकजुट होते हैं सब, और कृषि भी करते हैं और प्राथमिक संबंध भी रखते हैं एक दूसरे से। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है। तो ए ऑप्शन है क्षेत्रवाद, बी ऑप्शन है जातिवाद, सी ऑप्शन है संप्रदायवाद और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो भारतीय प्रजातंत्र की जो प्रमुख बाधा है वो क्षेत्रवाद है, जातिवाद है और संप्रदायवाद भी है। तो यहाँ पे हमारा उपयुक्त सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ए ऑप्शन है विज्ञान, बी ऑप्शन है कृषि और सी ऑप्शन है जातिवाद और डी ऑप्शन है प्रौद्योगिकी। भारत में जो राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा है वो क्या है। तो देखिए वो जातिवाद है, लोग जातिवाद ज़्यादा करते हैं भारत में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये एकीकरण में बाधा है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इसे किसने कहा। तो ए ऑप्शन है रॉस, बी ऑप्शन है स्पेंसर, सी ऑप्शन है सोरोकिन और डी ऑप्शन है हर्षकोविट्स। तो देखिए जो संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है ये कहा था हर्षकोविट्स ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहा है कि दहेज दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ, यानी कब लागू हुआ। तो ए ऑप्शन है 1960, बी ऑप्शन है, बी हमारा देखिए ऑप्शन क्या है यहाँ पे है 1960, बी ऑप्शन है 1961 और सी ऑप्शन है 1962 और डी ऑप्शन है 1963। तो देखिए जो दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ था वो 1961 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए खंड खा हमारा आ गया। तो ये खंड खा में हमारा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि वर्ग को परिभाषित कीजिए। तो देखिए वर्ग की परिभाषा क्या होती है। वर्ग समान सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियों का समूह होता है। जो वर्ग होता है समान सामाजिक व्यक्ति वाला समूह होता है, यानी एक ही वर्ग में जितने लोग रहते हैं सभी एक समान रहते हैं। व्यक्ति लैंगिक आयाम जैसे व्यक्ति लौकिक आयाम जैसे शिक्षा, पेशा यानी शिक्षा पेशा मतलब कि जो कार्य करता है, आय, आवासीय दशा यानी रहने की स्थिति है, या फिर जीवन स्तर आदि पर अपनी अर्जित स्थिति के आधार पर एक वर्ग का सदस्य होता है। ये होता है वर्ग की परिभाषा, यानी एक वर्ग जो होता है एक समान समाज वाले व्यक्तियों का एक समूह होता है जो वर्ग होता है। दूसरा देखिए क्या है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नातेदारी के प्रकार लिखिए। तो देखिए 8 प्राथमिक रिश्तेदार होते हैं। पत्नी पिता पुत्र, पिता पुत्री, देखिए पत्नी पिता पुत्र, नातेदारी जो होता है ये 8 प्रकार का होता है। पहला पत्नी पिता और पुत्र, दूसरा है पिता पुत्री माता पुत्र, तीसरा है पत्नी पिता पुत्र, पिता पुत्र माता पुत्र, माता पुत्री भाई बहन और छोटा भाई बहन भाई, छोटा भाई बहन और बड़ा भाई बहन। प्राथमिक रक्त संबंधी रिश्तेदार वो रिश्तेदार होते हैं जो जन्म से एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं। ये होते हैं प्राथमिक रिश्तेदार, जैसे कि पिता माता भाई बहन, ये प्राथमिक रिश्तेदार होते हैं जिनका जो होता है खून का रिश्ता होता कह सकते हैं। अब आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्षेत्रवाद क्या है। तो देखिए क्षेत्रवाद एक विचारधारा है जिसका संबंध ऐसे क्षेत्र से होता है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत होता है। ऐसे क्षेत्र की पूर्णता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहती है। क्या है प्रयासरत, यानी प्रयास करती रहती है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि सर्वेक्षण प्रणाली क्या है। तो उत्तर देखिए सर्वेक्षण पद्धति एक प्रक्रिया है, उपकरण या तकनीकी है जिसका उपयोग लोगों के पूर्व निर्धारित समूह से प्रश्न पूछकर अनुसंधान में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। यानी उनके बारे में पुरानी बातों पर प्रश्न करके उनके बारे में जानकारी ली जाती है, होता है सर्वेक्षण। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए नगरीकरण वह प्रक्रिया है
जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या के प्रमाण व संबंधी व्यवसाय संरचना में परिवर्तन से संबंधित होता है। ये होता है नगरीकरण। नगरीकरण वह प्रक्रिया जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या के परिणाम व संबंधी व्यवसाय संरचना में परिवर्तित होता है। यानी गांव है, वहाँ पे क्या हो, जनसंख्या बढ़े और फिर वहाँ पर व्यवसाय के साधन उपस्थित हो जाए तो शहर जैसा हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए सामाजिक परिवर्तनों को कहते हैं, उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, परिस्थितियों, सामाजिक संरचनाओं आदि से होने वाले परिवर्तन से होता है। ये होता है सामाजिक परिवर्तन। किससे? देखिए मानवीय संबंध, व्यवहार, संस्था, परिस्थिति आदि से जो होता है वही होता है होता है सामाजिक परिवर्तन, जो इन सभी से होता है, समाज के द्वारा जो परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उदारीकरण क्या है। तो देखिए उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाने से इस प्रक्रिया में विश्व के साथ व्यापार की शर्तों को उदार बनाया जाता है। ये होता है उदारीकरण। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सामाजिक बहिष्कार से आपका क्या आशय है। तो देखिए सामाजिक बहिष्कार किसी व्यक्ति या लोगों के समूह को समाज में एक दूसरे के साथ घुलने मिलने में सामूहिक इंकार करने की प्रक्रिया, यानी उन समाज में ना रहे, उन समाज के लोगों से ना मिले जुले, यही होता है सामाजिक व्यवहार। उसे सामाजिक मतलब बहिष्कार, यानी उसे समाज से निकाल दिया जाए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि समाज में कानून की क्या भूमिका है। तो देखिए कानून प्रणाली समाज में लोगों ने अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और कर्तव्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। कानून नागरिकों के लिए आचरण के आदर्श स्थापित करता है। जो कानून होता है क्या करता है, नागरिकों को आचरण का आदर्श स्थापित करता है। कैसे? देखिए जो कानून होता है, कह रहा है कानून प्रणाली समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करते हैं। जो जिनका अधिकार से किसी को कोई मार दिया तो कानून के आधार पर उसको सजा मिलेगी। तो यही होता है समाज में कानून की भूमिका। अगर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि दबाव समूह की अवधारणा क्या है। तो देखिए जब कोई संगठन अपने सदस्य के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है तो उसे संगठन का दबाव समूह कहते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए मोदी जी एक तरफ खड़े हैं भाजपा की तरफ से और एक तरफ से अखिलेश यादव, मायावती और सब नेता एक संगठन करें तो मोदी जी को हराने के लिए सब लोग इनका साथ दे रहे हैं। तो ये हो गया दबाव समूह जिसे कहते हैं। ये लोग एक साथ मिलकर मोदी जी को दबाव दे रहे हैं, ये हो जाएगा दबाव समूह। अब देखिए अगला हमारा हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए हमने यहाँ तक अति लघु उत्तरीय प्रश्नों तक का उत्तर बता दिया, बाकी यहाँ का जो आंसर होगा काफ़ी बड़ा बड़ा होगा, तो यहाँ का उत्तर हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो प्रश्न आप देख लीजिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है भारत में हुए भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो इन सभी को तैयार करना, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी वीडियो में बना दूंगा आंसर सहित। 30 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। इन सभी को आपको तैयार करना है। 24 नंबर क्वेश्चन है साक्षात्कार किसे कहते हैं, इसके गुणों या दोषों को बताइए, इनकी चर्चा कीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, कह रहा है कि दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये सभी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय ग्राम्यों पर हरित क्रांति के प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो यह क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो दीर्घ उत्तरीय में आपको अथवा के क्वेश्चन और दिया रहेगा, उसको करना होगा। क्या दिया है यहाँ पे,
औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास पर एक निबंध लिखिए। तो इसको आपको तैयार करना है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। इसको भी तैयार करना। एक अथवा क्या और दिया है, देखिए क्या, कि जनजातीय कल्याण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की विवेचना कीजिए। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन कि जन संपर्क माध्यम से बदलते हुए स्वरूप पर चर्चा कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे ना सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस यहाँ पे मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।